हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए तो सबसे पहले करते हैं क्विकली रिविजन कल का। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। गूसी की ग्लोबल एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो आलिया भट्ट को बनाया गया है। WHO ने मंकी पॉक्स और कोविड-19 इन दोनों बीमारियों को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की कैटेगरी से हटा दिया है। और अभी हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बाबतपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से इस बार सम्मानित किए गए हैं आदित्यनाथ योगी। और मोनलम चेनमो उत्सव ये लद्दाख के लेह में मनाया गया। अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने चलने का अधिकार यानी राइट टू वॉक नाम से एक नया समझ लो कि नियम लागू किया है। खनिज और खनन क्षेत्र में स्टार्टअप्स की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए माइनिंग स्टार्टअप सम्मेलन मुंबई में आयोजित हुआ। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए यजुवेंद्र चहल। इनकी 187 विकेट हो चुके हैं और भी आंकड़ा बढ़ेगा अभी। पढ़ाई भी पोषण भी अभियान ये केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने शुरू किया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती? तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, कल पूरा दिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर के डिपेंड रहा और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। 224 टोटल सीटें हैं यहाँ पर कर्नाटक में विधानसभा की, और जिसमें से 136 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती हैं। 65 सीटें बीजेपी को मिली हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली हैं 136 सीटें। ठीक है, यहाँ पर देख पाओगे ये आंकड़ा है। जेडीएस पार्टी को 19 सीटें मिली हैं। कर्नाटक में टोटल 224 सीटें हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में दोस्तों एक चीज और देखने को मिली, 34 सालों के बाद सबसे बड़े वोट शेयर से कांग्रेस पार्टी वहां पर जीती हुई है। पिछली बार 1989 में इतने ज्यादा वोट शेयर से कोई एक पार्टी विजेता बनी थी। तो कांग्रेस पार्टी ने 43.76% वोट शेयर हासिल किए थे 1989 में, जो कि सबसे ज्यादा था अभी तक पिछले 34 सालों में, और इस बार उससे भी ज्यादा हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। अब कर्नाटक की बात। कर्नाटक देखोगे आप मैप में तो यहाँ पर पड़ता है कर्नाटक। अभी तक यहाँ के सीएम थे बसवराज एस बोम्मई, जो कि बीजेपी पार्टी से थे। ठीक है, और लेकिन अब ये नहीं रहेंगे, अब कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। तो बेंगलुरु इसकी राजधानी है कर्नाटक की। सीएम यहाँ पर नए बनेंगे, जो भी बनेंगे अनाउंस किया जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। थावरचंद गहलोत जी यहाँ के गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं। यहाँ पर अगर झीलों की बात करें तो पंपा सरोवर, कुक्कुर हाली, बेगुर, बेलांदुर झील है। नेशनल पार्क में बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क, मुदुमलाई यहाँ पर थोड़ा सा पड़ता है, नागरहोल भी है। यक्षगान कर्नाटक का बहुत ही प्रमुख लोक नृत्य है। अब कर्नाटक अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? इधर देखो थोड़ा सा गोवा के साथ, गोवा इसी से बॉर्डर लगाता है, और महाराष्ट्र से लगाता है, महाराष्ट्र के साथ। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से अपना ये बॉर्डर शेयर करता है। राजकीय पशु भारतीय हाथी, राजकीय पक्षी भारतीय रोलर और राजकीय पुष्प कमल। अगला, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। ट्विटर ने अपना नया सीईओ सिलेक्ट किया है। ट्विटर क्या कहें कि एलन मस्क ने, एक प्रकार से एलन मस्क ने दोस्तों अभी लिंडा याकारिनो इनको बना दिया है नया सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगी ये लिंडा याकारिनो, और ये एलन मस्क की जगह लेंगे, क्योंकि एलन मस्क जो हैं ये अब ट्विटर के सीईओ का पद छोड़ेंगे और वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर रहेंगे। उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और चीफ टेक्निकल ऑफिसर होंगे यानी सीटीओ रहेंगे, और वहीं इनको लिंडा याकारिनो को नया सीईओ नियुक्त कर दिए हैं। लिंडा याकारिनो एनबीसी यूनिवर्सल में एडवर्टाइजमेंट हेड हैं अभी तक। ठीक है, और अब ये ट्विटर के सीईओ होंगे। पिछले साल ही अक्टूबर महीने में ट्विटर को $44 बिलियन में एलन मस्क ने खरीद लिया था, 100% हिस्सेदारी। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है यूएस में, और संस्थापक इसके हैं जैक डॉर्सी। अगला, हाल ही में किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया?
तो दोस्तों सागर श्रेष्ठ सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है कोच्चि पोर्ट को। कोच्चि बंदरगाह केरल में है और इसे सागर श्रेष्ठ सम्मान इस बार दिया गया है। यहाँ पर देखिए द हिंदू का आर्टिकल है आपके सामने, कोच्चि पोर्ट ऑनर्ड विद सागर श्रेष्ठ सम्मान। इनको ये अवार्ड दिया गया है बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं सरवरन सोनोवाल जी। तो इन्होंने नई दिल्ली में अभी जो कोच्चि बंदरगाह के जो अध्यक्ष हैं एम बीना, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया है। ये पुरस्कार कोच्चि पोर्ट को क्यों दिया गया है? ये इनको ड्राई बल्क और लिक्विड बल्क कार्गो शिप को संभालने और उसको सही तरीके से मैनेज करने के लिए दिया गया है। क्लियर? अगला, प्यूमा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए? तो प्यूमा इंडिया के नए प्रबंध निदेशक दोस्तों बनाए गए हैं के बाल गोपालन। देखो प्यूमा जो कंपनी है वो एक जर्मन कंपनी है। इसका जो इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ना, इंडिया में जो इसका जो यूनिट है उसके लिए प्रबंध निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्यूमा के सीईओ नहीं है, एमडी नहीं है, ये प्यूमा इंडिया के एमडी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, प्यूमा अपॉइंट्स कार्तिक बाल गोपालन एज न्यू एमडी फॉर इंडिया। ओके, तो इनको नियुक्त किया गया है, ये अभिषेक गांगुली की जगह लेंगे। ये 1 अगस्त 2023 से अपना काम संभालेंगे, शुरू करेंगे। अभी तक प्यूमा इंडिया में ये रिटेल बिजनेस को देख रहे थे। प्यूमा की अगर बात करें तो 1948 में स्थापित हुई थी ये कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी है, जर्मन कंपनी है। सीईओ हैं अर्ने फ्रेडेंट। अच्छा, जीएस सफलता 2.0 बैच दोस्तों ये 15 मई से लाइव हो जाएगा। 15 मई से इसमें क्लासेस आनी शुरू हो जाएंगी और अगर आपने अभी तक इसको नहीं परचेज किया है तो फटाफट से लीजिए। जितने भी पुराने और रेगुलर स्टूडेंट हैं सब इसको परचेज कर रहे हैं, क्योंकि 15 मई से पहले पहले ये 799 में मिलेगा। इसके बाद 999 हो जाएगा इसका प्राइस। ठीक है, आपको इसमें हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर हो, स्टैटिक हो, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, सारा कुछ अच्छे तरीके से चलेगा और 18 महीनों तक आप इसे एक्सेस कर सकते हो। खास बात यह है, लोगों को कंफ्यूजन ये हो रही थी, काफी ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि कितने दिन में ये बैच समाप्त होगा। तो देखो पढ़ाया ये जाएगा 3 से 4 महीनों में कंप्लीट, पूरा 3 से 4 महीनों में पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन इसको आप एक्सेस कर सकते हो अगले 1.5 सालों तक। यानी आपके ये मोबाइल में अनलॉक रहेगा, अगले 1.5 सालों तक पढ़ सकते हो कभी भी। ठीक है, और अगले 1.5 सालों तक आपको ई बुक भी दी जाएगी, तो यानी आप अपडेटेड मटेरियल भी पाते रहोगे। ठीक है, इसको अगर अभी ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या फिर आप एमजेटी ऐप डाउनलोड करके वहां से जाकर परचेज कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आज सेकंड लास्ट डे है, कल इसका 15 मई लास्ट डे हो जाएगा, क्योंकि कल के बाद से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिर दाम इसका बढ़ जाएगा। अगला, हाल ही में फूड डिलीवरी ऐप वायु का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो अभी वायु नाम का एक नया फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च किया गया है और इसका नया ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया सुनील शेट्टी को। तो ये इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर हुए और वायु जो है ये एक नया फूड डिलीवरी ऐप है। इसमें क्या खास है? वायु जो है ना, ये कुछ इस प्रकार से इसका लोगो है। ये क्लेम करता है कि ये जोमेटो और स्विगी की तरह जो कमीशन चार्ज होता है वो नहीं लेगा, कमीशन फ्री रहेगा ये। और कमीशन फ्री होने की वजह से ये थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, 15 से 20% तक सस्ता पड़ जाएगा, ऐसा वायु का कहना है। हालांकि अभी ये जो है अभी केवल मुंबई में ही अपना ये शुरुआत किया हुआ है। अगर इसके फाउंडर्स की बात करें तो वायु ऐप के फाउंडर हैं दोस्तों अनुरुद्धा कौटिग्रे और मंदार लेंडे। इन दोनों ने इसे बनाया है, स्थापित किया है, लॉन्च किया है। और इसके पीछे जो आहार नाम का एक इंडियन होटल रेस्टोरेंट एंड एसोसिएशन है, मुंबई में ही है, ये बैकअप कर रहा है इसको। ठीक है, आगे देखेंगे। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो आईपीएल में एक नया इतिहास बन गया है। यशस्वी जायसवाल, यशस्वी जायसवाल जो कि राजस्थान रॉयल्स के ये सलामी बल्लेबाज हैं, ओपनर बैट्समैन हैं, इन्होंने सबसे तेज हाफ सेंचुरी जड़ दी है। इन्होंने मात्र 13 गेंदों में ही हाफ सेंचुरी जड़ दी है, जो कि आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज है। ध्यान रखना, जो युवराज सिंह 12 गेंदों में बनाए थे 50 रन, वो T20 वर्ल्ड कप में बनाए थे। ठीक है, और यहाँ पर देखो 13 गेंदों में बना हुआ है, वो भी आईपीएल में। तो आईपीएल के इतिहास का ये सबसे तेज अर्धशतक है। ठीक है, यशस्वी जायसवाल ने इसे बनाया है केकेआर के खिलाफ मैच में। ये खुद राजस्थान रॉयल टीम के खिलाड़ी हैं। ठीक है, बल्लेबाज हैं वहां के ओपनर। तो ये अब देखो 56वें मैच में ये ईडन गार्डन के मैदान में ये बनाए हैं, तो ये सभी पूछा जा सकता है किसके खिलाफ? कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। अब सबसे तेज अगर अर्धशतक की बात करें तो टॉप 5 में अगर देखें, टॉप 5 में
तो सबसे ऊपर तो यशस्वी जायसवाल आ गए हैं 13 गेंद में। इसके बाद केएल राहुल और पैट कमिंस दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, हालांकि दोनों ने 14-14 गेंदों में बनाया है। और उसके बाद यूसुफ पठान का नंबर आता है चौथे स्थान पर, 15 गेंदों में ये बनाए हैं। इसके बाद सुनील नारायण जो हैं इनका नंबर आता है, हालांकि ये तो हैं तो गेंदबाज, लेकिन ये पहले बैटिंग भी करते थे, तो इन्होंने भी 15 गेंदों में ही बनाया है। ठीक है, तो ये टॉप 5 बल्लेबाज हैं जो सबसे तेज अर्धशतक लगाए हुए हैं। चलिए आईपीएल आया है, आईपीएल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इस बार देखो 16वां संस्करण चल रहा है और टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर है। ठीक है, कल भी मैंने इसके बारे में काफी कुछ चीजें बताई थी आपको। आईपीएल के इस बार के सीजन के बारे में सबसे ज्यादा विकेट जो है युजवेंद्र चहल का हो गया है, सबसे ज्यादा रन विराट कोहली का है ही। ठीक है, इसके अलावा इस बार इम्पैक्ट प्लेयर का एक नया सिस्टम शुरू किया गया है, एक नया नियम लागू किया गया है और आपको बताना है कि सबसे पहले इम्पैक्ट प्लेयर वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी हैं, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, नाम बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, आईपीएल जैसे ही समाप्त होता है इस पर एक वीडियो लाई जाएगी आपके लिए। अगला है, हाल ही में किस एजेंसी ने 2025 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की? तो देखो स्पेस एक्स जो है ना, ये बिल्कुल अलग ही लेवल पर चल रहा है। इसने 2025 तक ही घोषणा कर दी है कि ये अपना वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन यानी स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। आपको मैं पुरानी न्यूज याद दिलाऊं, 2030-31 में नासा और भी जो कई देश मिल करके इसको लॉन्च किए थे 1998 में बेसिकली, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना आईएसएस, इसको गिराने की बात कर रहा था। नासा 2031 तक इसे प्रशांत महासागर में गिरा देगा और इसके बाद ही इसका अगला वाला जो अंतरिक्ष स्टेशन होगा वो लॉन्च होगा कोई। ठीक है, लेकिन यहां पर देखो स्पेस एक्स ने अनाउंस कर दिया कि ये 2025 तक ही अपना नया वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देंगे। जिसको जाना है किराया दो और वहां पर जाओ यूज करो। ठीक है, और वहीं मैंने आपको ये भी बताया था कि 2025 के आसपास में ही उसका भी तैयार हो जाएगा चाइना का जो स्पेस स्टेशन है, ये भी बन करके तैयार होने वाला है। इसके लिए मॉड्यूल वगैरह लॉन्च करना वो स्टार्ट कर ही दिया है। तो यहाँ पर एलन मस्क भी आ गए हैं इस रेस में। अब देखो नासा को और पहले ही करना ही पड़ेगा और पहले अगर स्पेस स्टेशन नहीं लॉन्च करते हैं तो फिर इनका जो काम है वो पीछे हो जाएगा। इधर एलन मस्क जो हैं ये काफी आगे निकल जाएंगे क्योंकि इनके पास है फाल्कन 9 और फाल्कन 9 एक रीयूजेबल रॉकेट है, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाती है लोगों को स्पेस में पहुंचाने की। ठीक है, और यही ये फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर देखो इन्होंने अभी हेवन 1 नाम से ये मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का कॉमर्शियलाइजेशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से वहां के चालक सदस्यों को ये भेजा करेंगे। स्पेस एक्स एक अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसके मालिक है एलन मस्क। एलन मस्क किस किस कंपनी के मालिक हैं? देखो एलन मस्क जो है ना, ये टेस्ला के मालिक हैं, ट्विटर के मालिक हैं, स्पेस एक्स के मालिक हैं। इसके अलावा हाइपरलूप वन के मालिक हैं, द बोरिंग कंपनी के मालिक हैं। ओपन एआई के तो अब बोर्ड से हट गए हैं, ये पहले ओपन एआई के भी थे। ओपन एआई ने ही चैट जीपीटी लॉन्च किया है, आपको पता होना चाहिए। अगला, आरबीआई ने लावारिस जमा को निपटान के लिए कितने दिनों का अभियान शुरू किया? तो आरबीआई ने देखो दोस्तों एक नया प्रकार का अभियान शुरू किया है 100 दिनों का, जिसमें घोषणा किया है कि जो लावारिस जमा राशि पड़ी हुई है ना, इसका निपटान जल्दी से किया जाए, इसका पेमेंट किया जाए, ढूंढ ढूंढ करके पैसे दिए जाए। अब देखो यहाँ पर ये मतलब बड़ी हंसी आती है मुझको। आरबीआई खुद कह रही है कि जिनके जिनके पैसे बैंकों में पड़े हैं वो बैंकें टॉप 100 मतलब शुरू से ले लो 100 लोग ऐसे जिनके सबसे ज्यादा पैसे हैं आपके बैंक में पड़े हैं, उनको ढूंढ ढूंढ करके उनके पास पैसे सेटलमेंट करो, उनके परिवार वालों के पास, उनकी फैमिली रिश्तेदार किसी के पास भी उन पैसों को पेमेंट करो। इसके लिए 100 दिन का अभियान शुरू किया गया है आरबीआई के द्वारा। और एक हमारे पड़ोसी देश हैं, वो बेचारे लगे पड़े हुए हैं, कोई उनको लोन देने को नहीं तैयार है। फिलहाल यहाँ पर देखो बैंकें जो होंगी हर जिले में अपने शीर्ष 100 जमा राशियों का पता लगाएंगे जो लावारिस हैं। लावारिस कैसे घोषित किया जाएगा? जहां पर पिछले 10 वर्षों में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, उन अकाउंट्स में अगर कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो ऐसी राशियों को लावारिस जमा राशि या अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहा जाएगा। या फिर कुछ ऐसे हैं जो एफडी की गई थी
और वो एफडी मैच्योर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी 10 वर्षों से कोई उसको क्लेम नहीं किया है कि ये मैच्योर हो गई, इसको आप पेमेंट कर दो। ठीक है, तो इन जमा राशियों को ढूंढ ढूंढ करके आरबीआई के द्वारा कहा गया है जाकर के बैंकों की जिम्मेदारी है दो सबको। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, आगे चल करके 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। अभी गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, 25वें नंबर के हैं और इनको अभी गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ये ध्यान रखिएगा। अगला, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 23 जून को किसके जन्मदिन को एआईएफएफ ग्रास रूट दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने 23 जून को अभी प्रदीप कुमार बनर्जी जी को समर्पित कर दिया है। इनके जन्मदिन को एआईएफएफ ग्रास रूट दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। प्रदीप कुमार बनर्जी जी भारत के एक महान फुटबॉलर थे, तो इनका अभी निधन हो गया था 2020 में। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने इनको एक प्रकार से सम्मानित करने के लिए 23 जून जो इनकी जयंती होती है उसको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे के रूप में घोषित किया है। वैसे 23 जून को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है और फॉर्चुनेटली देखो ये भी खेल से ही संबंधित है, ओलंपिक दिवस। ठीक है, ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को, ध्यान रखिएगा। फिलहाल पीके बनर्जी के बारे में बात करें तो ये भारत के पूर्व कप्तान और कोच रहे थे। 2020 में इनका निधन हो गया। 1962 में एशियन गेम्स में गोल्ड जो है जिताने वाली राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व ये किए थे, यानी कि ये कैप्टन थे। 1970 के दशक में किसी विदेशी क्लब के कोच बनने वाले भी ये पहले भारतीय बने थे, पीके बनर्जी, प्रदीप कुमार बनर्जी। अगला, हाल ही में किसने युवा प्रतिभा पाक कला प्रतिभा की खोज की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है माई जीओवी ने और आईएचएम ने, युवा प्रतिभा कुलिनरी टैलेंट हंट। ठीक है, यहाँ पर देखो माई गॉव कोलैबोरेट विद आईएचएम, तो इसने आईएचएम के साथ मिल करके इसे शुरू किया है। आईएचएम बोले तो क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, तो इसके साथ मिल करके ये लॉन्च किया गया है। अब ये बेसिकली दोस्तों बाजरा पर, जो बाजरा की खेती होती है उसके बारे में जागरूकता पैदा करने और उसके उत्पादन और उसके खपत को बढ़ाने के लिए ये बेस्ड होगा। तो देखो, अच्छा बाजरा इस बार ना, बाजरा यानी मिलेट इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 2023 के वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा का वर्ष घोषित किया गया है। ये भारत की ही पहल पर घोषित किया गया है और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं पिछले कई एग्जामों में भी, अभी आगे भी बनेंगे। 2023 जब तक चलेगा तब तक ये क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। क्लियर है ना? तो चलिए, ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और हाँ, कल मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर यहाँ पर है। 11 मई 1998 में पोखरण परमाणु बम का सफलतम परीक्षण किया गया था। गुजरात नहीं है, पोखरण राजस्थान में है। ठीक है, तो परमाणु बमों के सफलतम परीक्षण का किया गया था, उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। शांति निकेतन की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी और उनके बेटे रविन्द्रनाथ टैगोर ने वहां पर विश्व भारती स्कूल की स्थापना की थी। क्लियर है? चलिए, आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर कौन है 2022 का। इसके अलावा दूसरा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और अगेन मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा, जीएस सफलता बैच अगर इसको ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन कीजिए, सबसे बेहतरीन मौका है अभी, क्योंकि अभी के लिए लेने पर आपको 799 ही पे करने पड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।